मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, और आज का जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं खासकर प्लांट किंगडम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, और यहाँ पे हम उन पॉइंट्स के बारे में डेली शाम के 5 बजे चर्चा करते, ध्यान रखिएगा, डेली शाम के 5 बजे चर्चा करते हैं। और प्लांट किंगडम के साथ साथ इसके पहले मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ड को मैंने डिटेल में वहाँ पे हमने चर्चा किया था। तो आज जो चर्चा करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का जो ये क्लास चल रहा है, हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम एक ही दिन में सब कुछ कंप्लीट कर दें। ठीक है, छोटे छोटे सेक्शंस को पढ़ेंगे क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर नुकसान होता है। ठीक है, तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और न तो आपका हम किसी तरह से किसी भी चीज़ में नुकसान होने देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी कंटेंट को पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, चाहे एनसीईआरटी की खास कर अगर हम किताबों की बात करें तो बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही समझ के साथ। एनसीईआरटी में लाइनें कम लिखी हैं लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी लाइन बार बार रिपीटेड नहीं है। जो भी लाइन आपको एनसीईआरटी में या किसी भी चैप्टर में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो समझेंगे कि पूरे एनसीईआरटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो और आपको कहीं और किसी चैप्टर में दिख जाए। नहीं, ऐसा पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत ही यूनिक किताब है। खासकर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही यूनिक तरीके से आप 11 से हैं और 11 की एनसीईआरटी के साथ साथ अपना एक टारगेट बना लीजिए जिसमें आपको नीट की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और उस नीट की एग्ज़ाम के लिए यहीं से क्वेश्चन आना है। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाता है। कन्फ्यूजन तब होता है जब हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को हल्के में लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लेना है। हर एक लाइन का अपना महत्व है और क्वेश्चन आपका वहीं से निकलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है डेली शाम को 5 बजे मिलती है और मैं ये प्रयास करता हूँ कि एक एक शब्द को तोड़ के आपको समझाएं। बायोलॉजी पढ़ने से ज़्यादा है कि आप उसको कितना सीख रहे हैं, क्योंकि सीखने का विषय है। ठीक है, और सीखने का एक तरीका ये है कि सबसे सरल और आसान तरीका ये है कि आप जितनी बार इसको, ध्यान रखिएगा, जितनी बार इनके शब्दों को छेड़ेंगे, जितने शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे और जितना जितना आप ये सोचेंगे कि हमको ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागना है, हमको जब भी पढ़ना है हमको छोटे छोटे लाइन को समझ लें, एक पैराग्राफ को समझ लें और उसमें देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन सभी का आपके दिमाग में होना चाहिए और एनालिसिस करते हुए भी आपको बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, शाम को ये 5 बजे की क्लास है और प्लांट किंगडम एक नया चैप्टर है। जो बच्चे अभी तक और कॉन्सेप्ट को नहीं देख पाए हैं वो जाके अपना एक बार ज़रूर देख लें। जैसे 11th की और 12th का चैप्टर कॉन्सेप्ट समाप्त होगा वैसे ही हमारा क्या फोकस रहेगा, थोड़ा समझिएगा। हमारा ये फोकस रहेगा कि महा मैराथन क्लासेस लेके आएंगे और वो 3-3 4-4 घंटे का होगा और एक दिन में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर हम क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी शुरुआती दौर है और अभी ये नहीं करना है कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे, नहीं, ख़त्म करने का टारगेट नहीं, बल्कि कितना आप समझ रहे हैं चीज़ों को, कितना कॉन्सेप्ट को महसूस कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस है जो आपका फ्यूचर यहीं से संवारेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्लांट किंगडम। और ये जो चैप्टर है, यहाँ पे हम चैप्टर का 3 चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में हम सब कुछ देखेंगे।
ठीक है, चैप्टर 3 है और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट, आप एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठेंगे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस किंगडम के बारे में 2 लाइन में चर्चा करेंगे। प्लांट क्या है और किंगडम क्या है, ध्यान रखिएगा। विटकर साहब ने क्लासिफिकेशन जब किया था तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट हैं और एनिमल हैं, ठीक है, उनको उनके कैरेक्टर के आधार पर एक सेक्शन बना दिया जाए, एक विभाग बना दिया जाए, ताकि उसे बच्चों को समझने में आसानी होगा, या कोई भी आगे खोज होता है या कोई भी डिस्कवरीज होंगी तो हम लोग उसमें इंक्लूड करते चलेंगे। तो लिनियस साहब ने पहले क्लासिफिकेशन किया था खासकर प्लांटी और एनिमेलिया का, तो प्लांटी अभी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग एनिमेलिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्लांटी में प्लांट किंगडम के अंतर्गत हम लोग प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्लांट किंगडम है, यहाँ पे हम लोग प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम टच करेंगे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। 3.1 और 3.2 और 3.3, 3.4 और 3.5, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एल्गी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर ब्रायोफाइटा के बारे में चर्चा करेंगे, फिर टेरिडोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर जिम्नोस्पर्मा के बारे में और एक एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गी का सबसे यूनिक कैरेक्टर है कि ये क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, जिसे अपना भोजन स्वतः बना लेता है। ब्रायोफाइट की बात कर लें तो इनके रिप्रोडक्शन के लिए सबसे जो यूनिक कैरेक्टर है, वाटर की जरूरत पड़ती है। और फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट की अगर हम बात करें जिसमें वैस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्मा। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड होता है, और स्पर्मा का मतलब सीड होता है, एक ऐसा सीड जिसमें कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, जैसे एंजियोस्पर्म में आते हैं, एंजियोस्पर्म का 2 मेन कैरेक्टर है, एक तो सीड को कवर करने की प्रॉपर्टी, दूसरा बच्चा ध्यान रखिएगा, दूसरा कैरेक्टर ये कहता है कि फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट, ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट से ही सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ और अगले कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। पहली लाइन एकदम कंसंट्रेट हो जाना है। ठीक है, कंसंट्रेट होकर ही सब कुछ अपनों को आसानी से एनसीईआरटी में हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं पहली लाइन क्या कह रहे। इन द प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा था, वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटकर। विटकर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1960 में, ये डेट आपको याद रखना है, कौन सी, ये डेट आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन सी, यही क्वेश्चन है पहली लाइन। और पहला क्वेश्चन से आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि विटकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में क्या किया था, ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म थे उन सभी का इन्होंने बहुत ही ब्रॉड लेवल में क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। वेयर इन ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इन्होंने किस बात को सजेस्ट किया था, ध्यान रखिएगा, 5 किंगडम को, 5 किंगडम और क्लासिफिकेशन। उसमें क्या क्या इन्होंने रखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, ये 5 हो गए। पहला आपका मोनेरा है, जो पूरी तरीके से क्या होता है, मोनेरा जब भी आए शब्द आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये वाला जो कैरेक्टर है पूरी तरीके से क्या है, प्रोकैरियोटिक है। जबकि प्रोटिस्टा की बात कर लेते हैं, ये एक यूकैरियोटिक नेचर को डिफाइन करता है। फंजाई भी यूकैरियोटिक है, लेकिन ये
क्लोरोफिल नहीं होता है, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब वाइट होता है। ठीक है, फंगस की बात कर रहे हैं। और इसके बाद एनिमेलिया, ध्यान रखिएगा, एनिमेलिया और प्लांटी। एनिमेलिया एक ऐसा कैरेक्टर जो मूवमेंट कर ले, जिसका लोकेशन चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? एनिमेलिया कहते हैं। जबकि हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट नहीं कर सकता, ये अपना भोजन स्वतः बना लेता है। जबकि एनिमेलिया की बात करें तो ये अपना भोजन स्वतः नहीं बना सकता है, ये क्या करता है? भोजन को सिर्फ उबालते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, in this chapter we deal in detail with the further classification with the kingdom plantae। किंगडम, अगर हम प्लांटी की बात करें तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है इसी के बारे में चर्चा करना है। प्लांटी एक प्लांटी किंगडम जो है पूरी तरीके से पॉपुलर है और इसे हम क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं हो सकती है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ में परिवर्तन होता है और समय के साथ साथ हर चीज़ बदलता रहता है। तो ये प्लांट भी बदलेगा, ऐसा साइंटिस्ट का कहना था और ये चीज़ें हैं भी। ठीक है, सबका अपना अपडेट वर्जन आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ओवर टाइम फंजाई एंड द मेंबर ऑफ मोनेरा। ध्यान रखिएगा, फंजाई और फंजाई के साथ मोनेरा के जितने मेंबर थे उनकी बात कर लीजिए। ठीक है, मोनेरा का मतलब प्रोकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा हैविंग ए सेल वॉल। प्रोटिस्टा के पास क्या होता है? इन सभी के पास क्या था? एक सेल वॉल। एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर था जो इन तीनों के अंदर पाया गया और इसी वजह से हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। बाद में इनको प्लांटी से क्या कर दिया? बाहर कर गया थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड इन द सेम किंगडम। पहले इनको किस में रखा गया था? प्लांटी के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन शुरुआती दौर में ये देखा गया कि इनका सब का कैरेक्टर जिसमें सलवाल प्रेजेंट है, चाहे फंजाई की बात कर लें या मोनेरा की बात कर लें या प्रोटिस्टा की बात करें, इन सभी का जो यूनिक कैरेक्टर था वो क्या था? सलवाल। पहले सबको प्लांट में रखा गया, लेकिन इन्हीं सबको बाद में क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। कैसे अलग कर दिया गया? थोड़ा सा देखिएगा। क्या? So the cyanobacteria that are also referred to a blue-green algae। ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। इस वजह से क्या किया गया कि साइनोबैक्टीरिया that are also referred to as a blue green algae। ये किसको निगेट करता है? रिफर करता है ब्लू ग्रीन एल्गी को। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे बीजीए भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को एक शॉर्टकट नेम है जिसे हम बीजीए भी कहते हैं, या इन्हें एक और नाम से जानते हैं जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे होगा कि क्या अगर इसमें एल्गी लगा है तो क्या ये एल्गी क्यों नहीं है? ये प्रश्न है। तो दरअसल क्या हुआ था कि ये एल्गी दरअसल है क्या कि पूरी तरीके से एल्गी और नॉट एल्गाई एनीमोर इन दिस चैप्टर वी डिस्क्राइब्ड द। यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी नहीं है, बल्कि ये साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को निगेट करता है। ठीक है, इसी वजह से इन्हें क्या कहा गया है? बीजीए या साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको जब एल्गी दिख जाए तो आपको एल्गी नहीं बल्कि आपको बैक्टीरिया सही करके आना है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किस बात के लिए? एल्गी, प्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। इन सभी के बारे में हम लोग किसको पढ़ेंगे? एल्गी, ब्रायोफाइटा। ध्यान रखिएगा, एल्गी की बात कर ले रहे हैं।
एल्गी के बारे में चर्चा करेंगे, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, और जिम्नो और एंजियो, ये सब कुछ हमको किस में पढ़ना है, प्लांटी के अंतर्गत पढ़ना है। लेट अस लुक also look at the classification with angiosperm to understand the sum of concern that influence the classification। जो भी कैरेक्टर हम लोग देखेंगे वो सब कुछ हम लोग एंजियोस्पर्म को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और इनका क्या इम्पोर्टेंस है ये भी समझेंगे। द अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सुपरफिशियल जो कैरेक्टर हैं उनको लेते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं ध्यान रखिएगा, सच एज हैबिट के आधार पर, आवास के आधार पर, इनके कलर के आधार पर, इनकी संख्या के आधार पर और इनके शेप के आधार पर। दे वेयर बेस्ड ऑन द मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर। और किस पर आधारित हैं ये, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर आर ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए ये जो कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट दिए गए थे, एक एंड्रोसियम की संरचना कैसी है और दूसरा वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसा है। ये सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, लीनियस के द्वारा। पूछा गया है कि लीनियस के द्वारा कौन सा सिस्टम दिया गया, तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, वेजिटेटिव और एंड्रोसियम की संरचना। सच सिस्टम वेयर, ऐसे सिस्टम को क्या कहा गया, आर्टिफिशियल कहा गया, ठीक है। They separated the closely related species in the where based on the few characteristics, और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर also the artificial system have equal weightage to, क्या equal weightage to vegetative and sexual characteristic के आधार पर इनको अलग किया गया, ठीक है, इक्वल वेटेज दिया गया था। और आगे क्या है थोड़ा समझिएगा। अगला पॉइंट है कि सिंस दे आर वेयर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक आल्सो आर्टिफिशियल गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर। दो कैरेक्टर यहाँ पे मेन दिखाए गए। ये समझा गया कि एक वेजिटेशन कर देना, किसी भी बॉडी को कट करके इनकी एक नई बॉडी का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं। जबकि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो है इसको इन्होंने लिया था, क्या लिया था, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सेंस वी नो दैट ऑफ्टन ए वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा वेजिटेटिव कैरेक्टर था जो इन्वायरमेंट के साथ साथ बड़ी आसानी से इफेक्टेड हो जाता एज द अगेंस्ट द नेचुरल सिस्टम। और इसके अगेंस्ट में क्या, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन लाया गया। क्या लाया गया, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन लाया गया। ये किसको लाया गया था, विच वेयर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज। ये किसके आधार पर, बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज के आधार पर इनको क्या किया गया, डेवलप किया गया एमंग द ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर। ये केवल इनके एक्सटर्नल फीचर पर नहीं, ये पॉइंट नोट करना है कि जो नेचुरल सिस्टम लिया गया उसमें ये किया गया कि केवल इनके बाहरी कैरेक्टर पर नहीं बट आल्सो इंटरनल स्ट्रक्चर, बल्कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर या फीचर कहें दोनों बात एक ही है। लाइक जैसे कि इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इनकी शारीरिक संरचना, इनकी एनाटॉमी कैसे है, अगर इनको काटेंगे तो क्या क्या चीज़ हमको दिखेगा, एम्ब्रियोलॉजी इनकी कैसी है और इनकी फाइटोकेमिस्ट्री कैसी है, ये सब कुछ डिफाइन कर रहा था नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। सच क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था फ्लावरिंग प्लांट का किसके द्वारा, वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम के द्वारा और जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा। ध्यान रखिएगा एक साइंटिस्ट कौन थे, जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा और जॉर्ज बेंथम, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में
सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन था बताया था। ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे आपको ध्यान इस बात का रखना है कि फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करें। दूसरा ये किसने दिया था, तो जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्टन, हुकर। आपको बेंथम और हुकर आपके दिमाग में यहाँ पे बैठा लेना है, यही आपको दो टर्म दिखाई देंगे। एट present phylogenetic classification based on the evolutionary relationship। पहले क्या आया, आर्टिफिशियल आया, आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल, और नेचुरल के बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया। इसका जो आधार बनाया गया वो क्या था, एवोल्यूशन का रिलेशनशिप। ध्यान रखिएगा, एवोल्यूशन के आधार पर इनका रिलेशनशिप कैसा रहा है। इवोल्यूशन के आधार पर मतलब किसमें किस तरीके का अपडेट होता गया, और उस आधार पर ये नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर, यहाँ पे जो अलग अलग और ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हैं, एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे जो टैक्सा का हम प्रयोग करेंगे सब कुछ कैसे हैं, एकदम सेम होंगे। ठीक है, वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनी अदर सोर्स टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, और ये और जितनी क्लासिफिकेशन में जो समस्या हो रही थी उसको इस सिस्टम के द्वारा रिजॉल्व किया गया। क्या, दे बिकम मोर इम्पोर्टेंट, देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। यहाँ पे किसी भी फॉसिल्स एविडेंस का सपोर्ट नहीं था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और लाया गया जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का मतलब नंबर के आधार पर जब क्लासिफिकेशन किया गया, विच इज यूज्ड नॉट कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर थे उनके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन करना क्या है, थोड़ा देखिएगा। नंबर एंड कोड आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टरिस्टिक एंड डाटा प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पे आपको इनकी संख्या और इनके कोड के आधार पर सभी को जो डाटा था उसको प्रोसीड किया गया था। इनकी In this way, each characteristic is given equal importance at the same 100 of the characteristic considered। ठीक है, यहाँ पे जो मान के चलिए कि कैरेक्टर का जो 100 ऐसे कैरेक्टर को लिए गए जो इनको अलग करता था, और इस आधार पर क्या किया गया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहा गया। याद रखना है, पूछा गया है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, तो ये यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन क्या, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। और इसमें दो चीज़ों को लिया गया था, एक था नंबर था और दूसरा जो है कोड। आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर डाटा देन प्रोड्यूस, और इन सभी को दो को आधार बनाकर इनके डाटा को क्या किया गया, प्रोसीड किया गया। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल कंसीडर्ड। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो ये जो है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। लाइक क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या लिया गया था, क्रोमोसोम का नंबर लिया गया, और उनकी स्ट्रक्चर की बात कर लें, बिहेवियर की बात कर लें, और कीमोटैक्सोनॉमी की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें इनके केमिकल पे आधारित है। दैट यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिजॉल्व कंफ्यूजन आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दिस डेज। ध्यान रखिएगा, जो आज के समय जो टैक्सोनॉमिस्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग अपना बेस बनाकर अपना काम किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसके आगे का जो चैप्टर है। कल हम लोग एल्गी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, एल्गी ये चैप्टर है और यहाँ से कल हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज पहले
बेस मजबूत कर लीजिए और फिर कल शाम को 5 बजे मिलेंगे इसके आगे, ठीक।